नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को रेल परिचालन में संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्तमान विपणन मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। केंद्र ने 17 राज्यों को राजस्व अनुदान के लिए 9,871 करोड़ रुपए जारी किए। देश में कल 92,500 से अधिक नए कोविड मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हुई। 23 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके अब तक लगाए गए। इसरो पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं में अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से सहयोग करेगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने निर्वाचन आयोग में नए आयुक्त का पदभार संभाला। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 स्थानों में जगह बनाई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष अनुसंधान संस्थान बना। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में अतिवृष्टि की चेतावनी जारी की। और फ्रेंच ओपन टेनिस महिला सिंगल्स में वर्तमान चैंपियन ईगा स्विएतेक हारकर प्रतियोगिता से बाहर। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सार्वजनिक संरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को आज मंजूरी दे दी। रेलवे ने अपने दीर्घावधि विकास और रेल रूट पर LTE आधारित मोबाइल रेडियो संचार प्रदान करने की परिकल्पना की है। रेलवे के लिए LTE का उद्देश्य परिचालन और सुरक्षा सुविधाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय संचार सेवाएं प्रदान करना है। इसका उपयोग आधुनिक सिग्नल संचालन और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा और लोको पायलट और गार्डों के बीच निर्बाध संचार को सुनिश्चित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे ट्रेन संचालन की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ेगी। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है और खुशी की बात यह है कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी 2 गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है। मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2021-22 के विपणन मौसम के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत देना सुनिश्चित किया है। श्री तोमर ने कहा कि तिल की कीमत पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल 452 रुपए बढ़ाई गई है।
उन्होंने बताया कि अरहर और उड़द में प्रति क्विंटल 300 रुपए और मूंगफली में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। लगातार रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन एफसीआई के माध्यम से कर रही है। दलहन और तिलहन का जो उपार्जन है वो भारत सरकार अपनी अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है। किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है। और अगर टोटल में हम देखेंगे तो कुल मिला के लागत पर 62% की वृद्धि इस बार की जो निर्णय है उनमें हो रही है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि चालू रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूं की खरीद से लगभग 46 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इस साल अब तक 418 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 373 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में इस बार 12.22% अधिक गेहूं की खरीद की गई है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गेहूं की सुचारू खरीद जारी है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2020-21 के खरीफ मौसम में अब तक 816 लाख टन धान की खरीदारी की जा चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 736 लाख टन धान की खरीदारी की गई थी। अब तक 20 लाख से अधिक किसानों को इसका फायदा मिला है। आर्थिक कार्य समिति ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आरएफसीएल में संशोधन के साथ नई निवेश नीति 2012 के विस्तार को मंजूरी दे दी है। आरएफसीएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। इन कंपनियों को आरएफसीएल में 17 फरवरी 2015 को शामिल किया गया था। आरएफसीएल रामागुंडम इकाई के तहत आने वाले एफसीआईएल को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए एक नया गैस आधारित नीम लेपित यूरिया संयंत्र लगाया गया है, जिसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है। आरएफसीएल यूरिया परियोजना की लागत 6,165 करोड़ रुपए से अधिक है। अत्याधुनिक गैस आधारित आरएफसीएल संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एफसीआईएल की बंद यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का हिस्सा है। रामागुंडम संयंत्र के शुरू होने से देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन में हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। ये यूरिया उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगा। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में से एक होगी। इस परियोजना से न केवल किसानों को आसानी से उर्वरक मिल सकेगा, बल्कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक कुल 1,12,40,000 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 82,50,000 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। अब तक 48,31,000 मकान लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट यानी पीडीआरडी अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में राज्य को इस अनुदान के रूप में कुल 29,613 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ये अनुदान जारी किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 92,596 नए मरीज सामने आए हैं और 1,62,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। अब तक 2,75,00,000 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 12,31,000 से कुछ अधिक रह गई है। कल 2,219 लोगों की मौत होने के साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,53,528 हो गई। देश में अब तक 23,90,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27,76,000 से अधिक टीके लगाए गए।
भारतीय आयुर्विज्ञा67 अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि 37 करोड़ 1 लाख जांच की जा चुकी है। कल 19,85,967 जांच की गई। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने कई माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की शंकाओं को दूर करने का काम किया है। टीका लेने के बाद खून का थक्का जमने के बारे में अधिकतर लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर पेश है हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम पर सुझाव देने वाले अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में रक्त का थक्का बनने संबंधी मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामले यूरोप में खासतौर पर युवाओं में देखने को मिला है। हालांकि डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत में इस तरह के मामले लगभग ना के बराबर हैं और लोगों को इस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि पहले भी ऐसा देखा गया है कि सर्जरी के बाद रक्त का थक्का बनना भारतीय आबादी में अमेरिका और यूरोपीय आबादी की तुलना में कम होता है। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है और इसके लिए उपचार भी उपलब्ध है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 16 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान अनलॉक 2 के कुछ प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन को छठी बार एक सप्ताह के लिए आगामी 16 जून तक बढ़ा दिया गया है, जबकि सप्ताहांत के दौरान 12 जून की शाम 5 बजे से 14 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 9 जिलों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर अधिक होने के कारण कपड़ा, आभूषण, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें नहीं खोलने पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे, जबकि अन्य सभी 15 जिलों में सैलून सहित सभी दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने के लिए अनुमति दी गई है। आगामी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ई पास की अनिवार्यता को भी बरकरार रखा गया है। सर्वाधिक संक्रमित जिले जमशेदपुर में कोई ढील नहीं दी गई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देगी। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार आकस्मिकता निधि से 300 करोड़ की अग्रिम निकासी की जाएगी, ताकि अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान किया जा सके। राज्य में अब तक 3,727 लोगों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। 1,000 लोगों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोरोना के कारण राज्य में अब तक 5,458 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का ब्यौरा एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए रोगियों में कमी के बाद सामान्य जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। राजधानी भोपाल में कल से सभी दुकानें और बाजार खुल जाएंगे। एक रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में आज व्यापारियों के टीकाकरण के लिए 39 कैंप लगाए गए थे, जिन पर पहुंचकर व्यापारियों ने उत्साह के साथ न सिर्फ खुद टीका लगवाया बल्कि अपने कर्मचारियों को भी टीके लगवाए। दरअसल करीब 1.5 महीने से ज्यादा लंबे चले लॉकडाउन के बाद 1 जून से भोपाल अनलॉक किया गया था, लेकिन किराना सहित कुछ जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। पूरे बाजार को खोलने के लिए प्रशासन ने वैक्सीनेशन की शर्त रखी थी, ताकि बाजार में भीड़ बढ़ने पर संक्रमण न बढ़े। इस बीच राज्य में 15 जून से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मूंग और उड़द की उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो रही है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सिर्फ 17 दिनों में कश्मीर घाटी में एक और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार कर लिया है। इससे पहले DRDO ने जम्मू में 500 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तैयार किया था। इस अस्पताल का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमुह में किया।
रेलवे ने देश भर में 15 राज्यों को 28,000 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपना सफर 45 दिन पहले 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ शुरू किया था। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 397 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्राएं पूरी कर चुकी हैं। केंद्र ने कहा है कि 5G तकनीक को कोविड महामारी से जोड़ने के दावे झूठे हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारत में कहीं भी 5G नेटवर्क की टेस्टिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को रेल परिचालन में संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्तमान विपणन मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। केंद्र ने 17 राज्यों को राजस्व अनुदान के लिए 9,871 करोड़ रुपए जारी किया। देश में कल 92,500 से अधिक नए कोविड मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हुई। 23 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके अब तक लगाए गए। इसरो पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं में अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से सहयोग करेगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने निर्वाचन आयोग में नए आयुक्त का पदभार संभाला। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 स्थानों में जगह बनाई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष अनुसंधान संस्थान बना। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में अतिवृष्टि की चेतावनी जारी की। और फ्रेंच ओपन टेनिस महिला सिंगल्स में वर्तमान चैंपियन ईगा स्वितेक हारकर प्रतियोगिता से बाहर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080611010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। नीति आयोग के सदस्य और कोविड टीकाकरण पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना की दूसरी लहर में वायुसेना ने इस वर्ष 16 अप्रैल से ही सहायता पहुंचाने शुरू कर दिए थे। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर आशीष मोघे ने कहा कि वायुसेना ने अपने कर्मियों को कोविड से सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण दिया है। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने अब तक कोविड राहत के लिए लगभग 3600 घंटे की उड़ानें भरी हैं। वायुसेना ने 1800 उड़ानें भरकर 14,900 मीट्रिक टन से अधिक भार एयरलिफ्ट किया, जिसमें देश और विदेश से ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन टैंकर, सिलेंडर और कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पीआरओ विंग कमांडर आशीष मोघे का कहना है कि इस उद्देश्य के लिए 42 से अधिक परिवहन विमानों का उपयोग किया गया था और आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। वायुसेना ने इस दौरान अपनी परिचालन तैयारियों से कोई समझौता नहीं किया है और इस अवधि के दौरान देश में आए 2 चक्रवातों के दौरान भी प्रभावी रूप से योगदान दिया है। कोविड महामारी से लड़ने में भारतीय वायुसेना के योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी प्रशंसा की थी। एक ट्वीट में पीएम ने लिखा था कि जल, थल और नभ सशस्त्र बलों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहली लहर में भी भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए भी सहयोग किया था। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पूर्वोत्तर राज्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास योजनाओं में सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों के सटीक उपयोग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेवाओं के सहारे इसरो पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में ढांचागत परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में भूमिका निभाएगा। इसरो ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 221 स्थानों पर 67 परियोजनाओं की निगरानी और जियो टैगिंग शुरू कर दी है। देश में पहली बार इसरो विकास से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हुआ है। निर्वाचन आयोग में आज नए आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने कार्यभार संभाल लिया है। श्री पांडेय उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इस वर्ष 12 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में एक पद रिक्त हो गया था। वर्तमान में सुशील चंद्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा आयोग में एक और आयुक्त राजीव कुमार भी हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 47 वर्षीय जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री प्रसाद ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसका संगठनात्मक आधार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हौसले ऊंचे आसमानों के, लड़ना जानते हैं हर तूफानों से, दुश्मनों के इरादों को करके नाकाम, देश की करते रक्षा विमानों से। आप भी हिस्सा बनिए देश की जांबाज एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 स्थान में जगह बनाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है।
विश्वविद्यालय रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान पर है, जबकि आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान दिया गया है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश के और भी विश्वविद्यालय और संस्थानों के वैश्विक स्तर पर स्थान बनाने के प्रयास चल रहे हैं। मौसम विभाग ने कोंकण तटीय क्षेत्र और मुंबई क्षेत्र के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई नगर निगम नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर के जिला कलेक्टरों के साथ तत्काल एहतियाती उपायों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के बीच कोंकण सहित तटीय क्षेत्र और मुंबई मानसून के आगमन और तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए इन इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय अधिकारियों को बैठक बुलाकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड सहित किसी भी प्रकार के रोगी की देखभाल में कोई बाधा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को मुंबई में यातायात अवरोधों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मुंबई से भावना गोखले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। और अब समय है खेल जगत की खबरों का, जिसमें देश और दुनिया भर में चल रहे खेल और खिलाड़ियों का लेखा जोखा है। मौजूदा चैंपियन ईगा स्वितेक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के एक बड़े उलटफेर में हारकर बाहर हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में मारिया सक्कारी ने लगातार सेटों में उन्हें 6-4, 6-4 से पराजित किया। वहीं महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। सेमीफाइनल में मारिया सक्कारी का सामना बारबोरा क्रेजिकोवा से और तमारा जिदानसेक का सामना एनास्तासिया पावलीचेंकोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में स्टेफेनोस सित्सिपास का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। पैरालंपिक बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए कोटा हासिल कर लिया है। अन्य पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में तरुण और प्रमोद भगत ने भी अपने अपने वर्गों में क्वालिफाई किया है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2022 और एशिया कप 2023 के क्वालिफाइंग मैच में 15 जून को भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। वहीं भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। फुटबॉल में ही यूरो कप टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 60 साल के इतिहास में पहली बार यह टूर्नामेंट 11 देशों में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। सभी टीमों को 4-4 के 6 ग्रुप में बांटा गया है। 11 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 334 अंक गिरकर 51,942 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक कम होकर 15,635 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 72 रुपए 98 पैसे दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में डिलीवरी वाले सोने का मूल्य 50 रुपए गिरकर 49,075 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ताजा रिपोर्टों के अनुसार जुलाई अनुबंध वाली चांदी का मूल्य भी 71,200 रुपए प्रति किलो पर था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $71.90 प्रति बैरल के करीब था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को रेल परिचालन में संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्तमान विपणन मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। केंद्र ने 17 राज्यों को राजस्व अनुदान के लिए 9,871 करोड़ रुपए जारी किया। देश में कल 92,500 से अधिक नए कोविड मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हुए। 23 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके अब तक लगाए गए। इसरो पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं में अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से सहयोग करेगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने निर्वाचन आयोग में नए आयुक्त का पदभार संभाला। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 स्थानों में जगह बनाई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष अनुसंधान संस्थान बना।
और मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में अतिवृष्टि की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।